हमारी पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो जजिया कर के बारे में आप हमेशा के लिए याद रखना, इससे जो फैक्ट बनते हैं जजिया कर से, कि जजिया कर किससे वसूला जाता था, तो बताना ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, बताना गैर मुस्लिमों से। सर्वप्रथम जजिया कर किससे वसूला गया था, बताना सर्वप्रथम जजिया कर यहूदियों से वसूला गया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट भारत के संदर्भ में जो जजिया कर से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है, तो बताना मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर वसूलने वाला शासक है मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध प्रांत से, कहां से, सिंध प्रांत से सर्वप्रथम जजिया कर वसूला था। उसके बाद नेक्स्ट अन्य जानकारी जजिया कर के बारे में आपको याद रखना है कि तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, बताना फिरोज शाह तुगलक द्वारा जजिया कर लगाया गया था। इससे अलग की जानकारी आपको याद रखनी है, मुगल शासक अकबर द्वारा 1564 में जजिया कर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखना जजिया कर समाप्त करने वाला शासक, तो बताना अकबर। उसके बाद नेक्स्ट अकबर के बाद औरंगजेब आता है, और औरंगजेब ने याद रखना 1679 में जजिया कर फिर से क्या होता है, लगा देता है। तो किसने समाप्त किया था मुगलों में, बताना अकबर ने। किसने लगा दिया, औरंगजेब फिर से आता है और लगा देता है। सन दोनों के इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट होता क्या है, 720 ईस्वी में मुगल शासक आता मोहम्मद शाह रंगीला, और ये क्या करता है, भारत में से हमेशा के लिए जजिया कर को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो जजिया कर हमेशा के लिए किसके द्वारा समाप्त किया गया, बताना मोहम्मद शाह रंगीला। जबकि मुगल शासक किसने सर्वप्रथम लगाया था, समाप्त किया था, बताना अकबर। और किसने लगाया है, औरंगजेब। इससे अलग औरंगजेब के बारे में एक और फैक्ट आता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जजिया कर लगाने वाला और जजिया कर हटाने वाला एकमात्र मुगल शासक, औरंगजेब ने लगाया भी है और हटाया भी है। तो लगाने और हटाने वाला एकमात्र शासक कौन है, औरंगजेब। हमेशा के लिए किसने हटाया, मोहम्मद शाह रंगीला। जबकि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर हटाया था, तो बताना अकबर। ब्राह्मणों से किसने वसूला है, फिरोज शाह तुगलक ने। इससे अलग का जो फैक्ट है जजिया कर के बारे में, कि आपको याद रखना, जो होते थे बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट बच्चे, बूढ़े, विकलांग व्यक्ति और औरत। बच्चे, बूढ़े, विकलांग व्यक्ति और औरत, इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था, और ना ही लिया जाता था ब्राह्मणों से। लेकिन ब्राह्मणों से किसके द्वारा लिया गया था, तो बताना फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। ये जजिया कर के बारे में कुछ फैक्ट थे, आपको याद रखने हैं। ठीक है, सन याद रखने, किसने हमेशा के लिए हटाया, किसके द्वारा लगाया और हटाया। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर होने वाला हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, योजना आयोग के बारे में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है। जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो किसके समान होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। योजना आयोग से हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। जबकि अगर पूछा जाए योजना आयोग का कार्य कब से प्रारंभ किया गया, तो योजना आयोग का कार्य प्रारंभ होता है 1952 से। कार्य कब से प्रारंभ होता है, 52 से। जबकि स्थापना कब की गई, 1950। योजना आयोग का अध्यक्ष, तो याद रखना जो भी हमारा प्रधानमंत्री बनता है वो स्वतः ही क्या होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। जैसे पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। जबकि योजना आयोग के अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का नाम याद रखना गुलजारी लाल नंदा हमारे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष,
तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष होते हैं हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री वर्तमान। ठीक, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी है। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई बताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग का नाम परिवर्तन किया गया योजना आयोग से। तो अब नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बन जाते हैं, क्योंकि नीति आयोग है या योजना आयोग, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है उसका अध्यक्ष स्वतः ही बन जाता है। तो पूछा जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो बताना नरेंद्र मोदी, जबकि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष भी कौन है, नरेंद्र मोदी ही। दोनों क्वेश्चन याद रखना। इससे अलग जो आपको याद रखना है कि योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी महिला है जो हमारी प्रधानमंत्री बनी है। कब बनी थी तो बताना 1966 में ही इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी है, और 1966 में ही योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन जाती है। तो योजना आयोग के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखना। अब बात कर लेते हैं योजना आयोग का वर्तमान नाम, तो नीति आयोग हो चुका है, अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के वर्तमान हमारे उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा जाए तो बताना सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान क्या है, उपाध्यक्ष है। तो नीति आयोग ही योजना आयोग है, याद रखना इसके बारे में। कब कार्य प्रारंभ होता है, प्रधानमंत्री स्वतः ही इसका अध्यक्ष होता है। जैसे भी इसमें तब्दीली आती है आप अपना क्वेश्चन को चेंज कर देना, ठीक है। जबकि नीति आयोग या योजना आयोग कार्य क्या करती है, तो थिंक टैंक का कार्य करती है। ये हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमें परामर्श देती है, तो ये हमारी एक परामर्शदात्री संस्था है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है कि योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसका दर्जा किसके बराबर होता है, तो बताना ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री के बराबर उसका दर्जा होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्किम से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बनाया गया था, बताइए। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है, ये आपके सामने दिए गए, बताइए। 35, उसके बाद 22, 36 और उसके बाद 42। तो देखो सिक्किम से दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला सिक्किम के बारे में कि सिक्किम भारत का सह राज्य कब बना, तो सह राज्य बना है सिक्किम 35वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके, 35वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्किम भारत का कब पूर्ण राज्य बना, तो ये हो जाएगा हमारा 36वें संविधान संशोधन द्वारा। दोनों पॉइंट है, जब तक पूर्ण राज्य नहीं आएगा तब तक हमारा सह राज्य होगा, और सह राज्य 35वें संविधान संशोधन द्वारा है। और उसके बाद अगर पूछा जाए पूर्ण राज्य कब बना, तो बताना 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। जबकि 22वां जो दिया गया है, 22वें संविधान संशोधन द्वारा मेघालय की स्थापना होती है, कि मेघालय की स्थापना कौन से संशोधन द्वारा हुई, तो बताना 22वें। जबकि 42वां जो संविधान संशोधन है, इसे क्या कहते हैं हम, मिनी संविधान बोला गया है हमारा, क्योंकि इस संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 40 से अधिक अनुच्छेदों में बदलाव किया गया था, क्योंकि इस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो ये क्वेश्चन याद रखना, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना था कब, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। जबकि सह राज्य कब बना था, 35वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई, बताइए। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई, दशमलव पद्धति से क्वेश्चन है, याद रखना। तो ये लागू की गई थी 1957 में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए दशमलव पद्धति लागू करने वाला पहला देश, तो बताना फ्रांस था, ठीक। और हमने कब अपनाई है, 1957 में। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? हमने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया। उससे पहले ओलंपिक के बारे में याद रखना, ओलंपिक की स्थापना कब की गई थी? 1896 में ओलंपिक की स्थापना की गई थी। बात कर लेते ओलंपिक का जनक किसे बोला जाता है? तो एक व्यक्ति आते हैं बेरन पियरे, बेरन पियरे को ओलंपिक का जनक बोला जाता है। जबकि बात कर लेते हैं ओलंपिक के मुख्यालय की, तो ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय का है स्विट्जरलैंड के लोसाने में। स्थापना कब की गई थी? 1896। और जनक कौन है? बेरन पियरे। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। 1896 में पहले ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो बताना, एथेंस में हुए थे। कहां हुए थे? एथेंस में हुए थे। इससे अलग की जानकारी जो अपने बारे में है आपको याद रखना है कि भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो बताना 1928 में जीता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब तक हमारे पास ओलंपिक में जो हमारे स्वर्ण पदक हैं टोटल कितने हैं? तो ओलंपिक में टोटल हमारे पास स्वर्ण पदकों की संख्या 10 है। कितने हैं? 10। इन 10 में से 8 तो हमारे हॉकी में ही है। कितने हैं? 8 हमारे पास हॉकी में है। इसके बाद नेक्स्ट जो अलग याद रखना है, एक हमारे पास निशानेबाजी में है, जो 2008 में अभिनव बिंद्रा लाए थे। किसके द्वारा? अभिनव बिंद्रा द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट अन्य जो एक स्वर्ण पदक है वो हमारा जेवलिन थ्रो में कौन लाए थे? नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो टोटल कितने हमारे पास? 10 स्वर्ण पदक है, जिसमें से 8 हमारे पास हॉकी में है, जबकि एक निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा, एक जेवलिन थ्रो में कौन? नीरज चोपड़ा जी द्वारा लाए। उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक के बारे में और जो आपको याद रखना है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? तो बताना आपको 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ये आपको आंसर लगाना है। जबकि जिस समय हम ब्रिटिश उपनिवेश थे तो हमारा एक दल गया था 1900 में, और एक व्यक्ति होते 1900 में, व्यक्ति का नाम आता है नॉर्मन। क्या नाम है? नॉर्मन नामक व्यक्ति थे जिसने भारत का नेतृत्व किया था 1900 में ओलंपिक में। उस समय ब्रिटिश उपनिवेश थे, लेकिन भारत का जो पहली बार दल गया था जिसमें भारतीय गए थे वो गया था 1920 में। ठीक, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत ने कब भाग लिया तो बताना 1920 में भाग लिया था। सही। और स्वर्ण पदक पूछा गया है कि पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता गया, बताना 1928 में हमने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? बताइए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ये किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में अभिभाषण का उल्लेख है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है? 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नृत्य से क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? बताइए, कौन सा हमारा एकल नृत्य है? बताइए। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का, क्या ये एकल है? उसके बाद भारतनाट्यम जिसका प्राचीन नाम क्या है? भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है, याद रखना आपको, सदीर। भारतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर है, याद रखना। क्या भारतनाट्यम एकल है? उसके बाद मोहिनीअट्टम एकल है, या उड़ीसा का ओडिसी ये एकल नृत्य है? बताइए कौन सा नृत्य है हमारा जो एकल नृत्य है? तो याद रखना एकल क्या है? मोहिनीअट्टम हमारा इन आधार पर एकल नृत्य है। जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। ठीक है, भारतनाट्यम का नाम है, पूछा जाता है, याद रखना, तमिलनाडु में होता है। और जो कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और क्या पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय तथा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी? बताइए, भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को क्या बोला है? संविधान का हृदय और आत्मा बोला है। कुछ व्यक्तियों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को बोला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि मौलिक अधिकारों में कौन निलंबन कर सकता है, मौलिक अधिकारों में कौन निलंबन कर सकता है, तो बताना। निलंबन करने की पावर हमारे राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के तहत निलंबन करता है, तो बताना अनुच्छेद 358 के तहत। निलंबन कौन करेगा मौलिक अधिकारों को, बताना राष्ट्रपति महोदय। उसके बाद नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके पास है, तो ये होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। निलंबन राष्ट्रपति, लागू और संरक्षण हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जबकि इसमें संशोधन का अधिकार किसके पास है, तो संशोधन का अधिकार तो सभी को पता है किसके पास है, हमारी संसद के पास है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना। अब बात कर लेते हैं जो दिया गया हमारा पहला, समानता का अधिकार। जो हमारा समानता का अधिकार है, हमारे पास टोटल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। उसमें जो पहला मौलिक अधिकार होता है हमारा समानता का अधिकार, शुरू होता है 14 से 18 तक होता है। और जितने भी हमारे 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से याद रखना सबसे बड़ा मौलिक अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद जो भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो ये होता हमारा संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। और ये किस अनुच्छेद में आता है, हमारा अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है, ये जानकारी याद रखना। अब बात कर लेते हैं हम अपने कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे। तो जिस समय हमारा संविधान लागू किया गया उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हमने मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया है। कब निकाला, तो बताना 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में निकाला है। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और वर्तमान में ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, भाग 12 के अनुच्छेद 300 क्या के अंतर्गत है। तो भाग और अनुच्छेद दोनों याद रखना कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन से भाग में, 12, और अनुच्छेद क्या, 300 का क्या, जो पहले कभी क्या था, मौलिक अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में क्या, कानूनी अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के बारे में ये जानकारी याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ, बताइए। पहले बताने पहले प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल के अंतर्गत हुआ है। तो याद रखना हमारे प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन अपने कार्यकाल में हुआ है कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो प्रथम पूछा है, इस कारण हमारा बी हो जाएगा। अगर होता कितने राष्ट्रपति है, तो देखो जाकिर हुसैन भी कार्यकाल में मरे हैं हमारे, और जो ऑप्शन नंबर सी में फखरुद्दीन, ये भी कार्यकाल में है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया पहले से, तो पहले कौन थे हमारे, जाकिर हुसैन। इनके बारे में कुछ उपलब्धियां हैं जो आपको याद रखनी है कि जाकिर हुसैन का हमारे राष्ट्रपतियों में सबसे छोटा कार्यकाल है, ये हमारे, ठीक है, 1967 से 1969 तक ही राष्ट्रपति रहे, अर्थात 2 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे। जिस समय इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके बाद बीबी गिरी हमारे प्रथम क्या बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है हमारे, बीबी गिरी। किसकी मृत्यु के बाद, तो बताना जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो सबसे छोटा कार्यकाल क्वेश्चन पूछा जाए तो भी जाकिर हुसैन, प्रथम कार्यकाल में मरने वाले तो भी जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति अगर क्वेश्चन होता प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो भी हमारे कौन है,
जाकिर हुसैन। उसके बाद नेक्स्ट एक और याद रखना, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति तो भी हमारे जाकिर हुसैन हो जाएगा। कब दिया गया था? 1963। तो दो आधार पर प्रथम है जाकिर हुसैन, एक तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति, उसके बाद नेक्स्ट भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। सबसे छोटा कार्यकाल भी रहा, और जिस समय मर जाते हैं इनके बाद कौन आते हैं? बीबी गिरी। ठीक, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? बताइए। गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाने वाले व्यक्ति के बारे में, औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के बारे में याद रखना कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। उसके बाद नेक्स्ट राज्याभिषेक पूछा जाए, राज्याभिषेक कब किया गया था? तो बताना। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। कहां होता है? रायगढ़ में। और रायगढ़ क्या थी? मराठों की राजधानी थी। शिवाजी के बारे में, शिवाजी के दो गुरु होते हैं, आपको यह भी याद रखना कि दो गुरु किसके थे शिवाजी के? पहले गुरु होते हैं रामदास, जो आध्यात्मिक गुरु थे। उसके बाद एक और होते हैं कोणदेव। कोणदेव और रामदास शिवाजी के गुरु हैं, दोनों गुरु हैं, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए आध्यात्मिक गुरु तो रामदास, जबकि राजनीतिक पूछा जाए तो बताना कोणदेव। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? किस गुरु की हत्या जहांगीर द्वारा करवाई गई थी? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर द्वारा करवाई गई थी? तो बताना। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा कराई गई थी? जहांगीर द्वारा करवाई गई थी। गुरु अर्जुन देव से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो आपको देखने हैं, जैसे कि देखो, ये सिखों के कौन से गुरु हैं? तो ये पांचवें गुरु हैं। कौन से? पांचवें, क्योंकि इनके पिताजी होते जिनका क्या नाम था? पिताजी का नाम था रामदास। ठीक है, तो रामदास के ये होते तीसरे बेटे। कौन से? तीसरे बेटे। लेकिन सिखों के जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं पांचवें गुरु। बेटे कौन से थे? तीसरे। गुरु कौन से बने? पांचवें। और जब पांचवें गुरु बने तो ये वंश के आधार पर, वंश के आधार पर प्रथम गुरु बने। तो वंश के आधार पर प्रथम गुरु कौन बने थे? बताना। गुरु अर्जुन देव। जबकि इससे पहले क्या होता था? गुरु के बाद जो उनका सबसे प्रिय शिष्य होगा वही गद्दी पर बैठेगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ। रामदास जी के बाद क्या होता है? गुरु अर्जुन देव जब गद्दी पर बैठते हैं तो ये वंश के आधार पर बैठते हैं। सही है? तो बस वंश परंपरा के आधार पर पहले गुरु कौन बनेंगे? बताना। गुरु अर्जुन देव। इनके पिताजी का भी नाम याद रखना, क्या नाम था? रामदास। अन्य जानकारी गुरु अर्जुन देव के बारे में याद रखना कि ये पहले ऐसे गुरु बने थे जिन्होंने राजशाही वस्त्र पहने थे। राजशाही वस्त्र। इनसे पहले वाले जो चार गुरु थे वो इस तरह के वस्त्र पहनते थे जैसे स्वामी विवेकानंद को आपने देखा होगा। लेकिन ये पहले गुरु बने गुरु अर्जुन देव जिसने राजशाही वस्त्र पहने थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जहांगीर ने इन्हें मरवाया क्या होता? तो याद रखना, उसका जो बेटा होता है खुसरो। ठीक है, खुसरो गुरु अर्जुन देव के पास जाता है और गुरु अर्जुन देव उसे आशीर्वाद दे देते हैं। जो जहांगीर को अपना अपमान लगता है वो देशद्रोही का आरोप लगाकर इन्हें रावी नदी में डुबोकर मरवा देता है। ठीक है, और वहीं पर रावी नदी अर्थात लाहौर में गुरु अर्जुन देव की क्या है? समाधि। तो ये जानकारी गुरु अर्जुन देव के बारे में आपको याद रखना है। जबकि जो बेसिक जानकारी है कि सिखों का जो सबसे पवित्र मंदिर है हरमंदिर साहिब किसके द्वारा बनवाया गया है? गुरु अर्जुन देव। ठीक, जबकि हरमंदिर साहिब की छत किसके द्वारा बनाई गई है? छत, तो छत बनवाई गई है महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, आपको याद रखना है। छत किसके द्वारा है? स्वर्ण मंदिर की महाराजा रणजीत सिंह। जबकि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो बताना गुरु अर्जुन देव। और सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ जिसे कहते हैं आदि ग्रंथ,
पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताना गुरु अर्जुन देव द्वारा। ये गुरु अर्जुन देव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पूना समझौता। बताइए, पुणे समझौते से क्वेश्चन पूछा गया है। पुणे समझौते के बारे में किस किस के मध्य पुना समझौता हमारा हुआ था? बताइए पुणे समझौते के बारे में। इससे पहले आपको ये याद रखना है कि पुना समझौता किस व्यक्ति ने कराया था। तो याद रखना जो हमारे मदन मोहन मालवीय थे, इन्हें ट्रिपल एम भी बोलते हैं। मदन मोहन मालवीय के सहयोग से पुना समझौता हुआ था। कब कंप्लीट हुआ था? तो डेट भी याद रखना है, 24 सितंबर 1932 को पुना समझौता होता है। किसके सहयोग से? मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। होता किस किस के बीच है? तो बताना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच होता है। जबकि इसमें होता क्या है, एक तरफ सिग्नेचर तो करते हैं भीमराव अंबेडकर, जबकि दूसरी तरफ गांधी जी सिग्नेचर नहीं करते, क्योंकि गांधी जी इससे बहुत नाराज थे। तो गांधी जी के स्थान पर सिग्नेचर किसने किए थे? बताना मदन मोहन मालवीय ने, जिनके सहयोग से यह सम्मेलन हमारा कंप्लीट हुआ था। तो पुना समझौते की बातें जो बोली आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बताइए भारतीय संविधान में जो हमारे मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? ये समिति दी गई है, किस समिति के आधार पर हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जब हमारा संविधान बना, ये जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। इन्हें हमने कब जोड़ा है? तो बताना 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने इन्हें जोड़ा है। जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी जी। तो मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़े गए? बताना इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में जोड़े गए, मूल संविधान में नहीं थे। सही है। वर्तमान में बात कर लेते, ये हमारे किस भाग में है? तो भाग 4 के क्या है? और पूछा जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 51 के क्या में हमारे मौलिक कर्तव्य समाहित है। कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हमारे? तो वर्तमान में कितने हैं? तो 11। जिस समय इन्हें जोड़ा गया था उस समय कितने थे? तो उस समय 10 थे। आज कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया है? तो याद रखना 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी है, आपको याद रखना है। हमने लिए कहां से? तो रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसका आंसर जो बना हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने अपने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट जानकारी और भी है, लेकिन पूरा कंप्लीट भी करना होता है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें पूछा गया 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनकी संख्या पूछी गई है। उससे पहले आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। कब प्रारंभ किया गया था? तो बताना 1901 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट 1967 में हमने एक और क्षेत्र जोड़ा, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। ठीक, तो याद रखना अर्थशास्त्र का क्षेत्र हमने कब जोड़ा? तो बताना 1967 में। लेकिन पहली बार 1969 में दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। देखो जोड़ा कब गया है? तो याद रखना 67, और दिया कब गया है? 69। दोनों में अंतर है। किस व्यक्तियों को दिया गया था? तो रैगनर फ्रिस नामक व्यक्ति को दिया गया था। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल इन्हें दिया गया था। बात कर लेते, अगर पूछा जाए सर्वप्रथम नोबेल किसे दिया गया था, तो आपने नाम सुना होगा जिसने एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स रोन्टेजन नामक व्यक्ति थे, उन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखना। लेकिन अब क्वेश्चन देख लेते, जो दिया गया है 4 बार, कितने व्यक्तियों को दिया गया है? आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 4 व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक हमने नोबेल पुरस्कार दिया है 2 बार। पहले होते हैं मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। उसके बाद आते हैं जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन। उसके बाद आते हैं लिनस पोलिंग, और नेक्स्ट आते हैं फेडरिक। ये मात्र 4 व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2 बार। तो क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा हमारा डी होगा, आपको याद रखना है। जबकि पहले भारतीय
आपको पता होगा पहले भारतीय जिन्हें दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में सर्वप्रथम उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो प्रथम भारतीय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा गया है कि इनकी जो समाधि स्थल है महाप्राण घाट, ये तो बिल्कुल सही है। इनका समाधि स्थल क्या है? महाप्राण घाट। कहाँ स्थित है? पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई। तो याद रखना इनका जो समाधि स्थल है पटना में स्थित है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन थोड़ा एडवांस होकर आया है, आपको याद रखना जो समाधि स्थल है अलग अलग है सबकी समाधि स्थल। जैसे भीमराव अम्बेडकर की जो आती है चैत्रभूमि, वो कहां पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला जो हमारा दिया गया है चीनी यात्री फाइयान के बारे में। चीनी यात्री फाइयान ने भारत का भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था? ये क्वेश्चन है। तो फाइयान के बारे में याद रखना, इसका वास्तविक नाम क्या था? फाइयान का वास्तविक नाम था कुड। ठीक है, वास्तविक नाम कुड था, भारतीय इतिहास में इसे फाइयान के नाम से जाना जाता है। किसके शासनकाल में आया था भ्रमण करने? चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, या हर्षवर्धन के शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में तो ह्वेनसांग आता है, ये नहीं आया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था बताइए? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाइयान। सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन पूछा है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए कितने समय में? समय दिए गए हैं ऑप्शन में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने समय में बताइए? तो पहले तो आपको यह याद रखना कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण जो आपातकाल लगाई जाती है हमारी, उसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल। हमारे कौन से अनुच्छेद में आती है? 352 की बात हो रही है। लगाते कौन है? हमारे राष्ट्रपति। तीनों आपातकाल किसके द्वारा लगाई जाएंगी? 52, 56, 60 में जो राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति जब पहली राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, इसका कार्यकाल होता है 1 माह का। 1 माह के बाद क्या होती है? ये जाएगी संसद में। अब संसद क्या करेगी? इसमें 6 माह तक बढ़ा सकती है। अगर 6 माह समाप्त नहीं तो फिर 6 माह तक बढ़ा सकती है। 6 माह में नहीं हुई तो फिर 6 माह तक बढ़ा सकती है। तो ये जो 6 माह बढ़ाने का अधिकार है किसके पास है? संसद के। लेकिन पहली बार जो लगाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है, उसकी वैलिडिटी पूछिए कितनी होती है? तो 1 महीने की होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात से क्वेश्चन पूछे, आपको याद रखना इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट, शून्य आधारित बजट पूछा गया है। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था किस देश में हुआ था? जो हमारा शून्य आधारित बजट था सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो याद रखना ये लागू किया गया था सर्वप्रथम अमेरिका में। कहां लागू किया गया था? अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना कि शून्य आधारित जो बजट है हमारे यहाँ कब आया था? 1985 में आया था। कब? 1985 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है बताइए? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट, क्या दिया गया? क्रोना। क्रोना या क्रोन, इस तरह से भी आ सकती है। क्रोना या क्रोन एक ही बात है। क्रोना किस देश की करेंसी है या मुद्रा है बताइए? क्रोना किस देश की करेंसी है ये पूछा गया है। तो देखो क्रोना एक तो हमारा जो होता है नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क, नॉर्वे, डेनमार्क, उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और उसके बाद आइसलैंड। इन चार की कभी भी पूछी जाएगी, इन 4 देशों की करेंसी क्रोन है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें से कौन सा बना? हमारा स्वीडन आया है। ठीक है, कल के दिन को कुछ भी पूछे, इन क्रोन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, इनकी क्या है? क्रोन है। जबकि सब बचे हुए जो है तीनों ऑप्शन, स्पेन, इटली और नीदरलैंड, इनकी क्या है? तीनों की, इनकी यूरो है।
यूरो का चलन यूरोप में किया गया था। अगर पूछा जाए कब हुआ था तो बताना 1999 में सर्वप्रथम यूरो मुद्रा का चलन किया गया था। तो यूरो ऑप्शन नंबर तीनों अलग अलग हो जाएंगे, जैसे स्पेन, इटली और नीदरलैंड इनकी यूरो है, जबकि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड की क्या है, इनकी क्रोना या क्रोन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। वृंदावन गार्डन पूछा है, बताइए कहां पर है। अब वृंदावन गार्डन देखो क्वेश्चन में पूछा तो आप जल्दबाजी करके वृंदावन तो लगा मत देना, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो फालतू की बात हो गई। क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि वृंदावन का गार्डन कहाँ है तो आप बताओगे वृंदावन। कल को पूछे दिल्ली का, आप बताओगे दिल्ली में, तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, तो ये कहीं और होगा, इतना तो अपना सेंस होता ही है। तो वृंदावन गार्डन कहां पर है, ये हमारा मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ट्रॉफी पूछी गई है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, या वेलिंगटन ट्रॉफी जो हमारी किस खेल से ये हमारी संबंधित है, बताइए। तो देखो जिस खेल से वेलिंगटन संबंधित है, और भी महत्वपूर्ण ट्रॉफी ये तो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, उसी में आती है हमारी एक बैटन कप आता है, वेलिंगटन ट्रॉफी या बैटन कप। उसके बाद आगा खां कप। उसके बाद नेक्स्ट बेगम रसूल कप, ठीक है। उसके बाद आ गए गुरु नानक ट्रॉफी। नेक्स्ट रणजीत सिंह ट्रॉफी, बताइए सबका संबंध किससे। देखो अब यहाँ दो सिख गुरु आ गए, गुरु तो नहीं है गुरु रणजीत सिंह, लेकिन याद रख सकते हैं सिखों से संबंध है गुरु नानक और रणजीत सिंह, दोनों आ गए। उसके बाद आगा खां और बेगम, उसके बाद बैटन कप आ गया, सही है। सबका संबंध किससे, हॉकी से संबंध है, सही है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता हूं क्या हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है या नहीं है, आप मुझे जवाब देना है या नहीं। कमेंट में बताना क्या हमारा हॉकी राष्ट्रीय खेल है या नहीं है, बस हाँ या ना में लिख देना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या है, आयु पूछी गई है हमारे राष्ट्रपति की। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होती है। उससे पहले आपको याद रखना क्वेश्चन जो पूछा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूछा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 54 में इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। उसका निर्वाचन की प्रणाली कहां से ली है हमने, तो बताना आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहां से ली है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं, तो हमारे लोकसभा और राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। जबकि आपने पढ़ा होगा अब नई व्यवस्था के आधार पर 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 से हमारी दिल्ली और जो हमारा पांडिचेरी है, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिए जाते हैं, आपको याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। जबकि दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे, उनके सदस्य ही भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। उसके बाद नेक्स्ट जो योग्यता दी गई है न्यूनतम आयु की क्या होती है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, 35 वर्ष। कितनी आयु, 35 वर्ष न्यूनतम आयु। और दूसरा पॉइंट क्या हो, भारत का नागरिक हो। सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट है जो हमारे मूल संविधान में है। आज तो हम अलग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो योग्यता होती है उसमें क्या क्या होती है, कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो पागल या दिवालिया या किसी लाभ के पद का जो प्रावधान है ये बाद में जोड़ा गया है, जबकि मूल संविधान में हमारे राष्ट्रपति की सिर्फ दो ही योग्यता है, एक तो 35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक हो, बस काम खत्म। तो इसमें जो न्यूनतम आयु है हमारी कितनी है, 35 वर्ष है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति उदाहरण है, बताइए किससे संबंधित है। नटराज की जो हमारी प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति है जो अभी हमारे नए संसद भवन में भी रखी गई है,
ये वो पूछा गया है। बताइए, नटराज की प्रतिमा जो हमारी किसकी बनी है, कांस्य की बनी है, आपको याद रखना है। किससे संबंधित है, तो ये हमारे चोलों से संबंधित है। चोल वंश जो भारतीय इतिहास में जाना जाता अपनी नौसेना के लिए। संपूर्ण भारत में जितने भी वंश हुए उसमें सबसे ताकतवर नौसेना किसकी थी, तो सर्वाधिक नौसेना जो थी चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध नौसेना थी। चोल वंश दक्षिण भारत का वो प्रसिद्ध वंश रहा है हमारा। इसके बारे में याद रखना, इसका संस्थापक कौन था, संस्थापक आता है विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। जबकि इनकी राजधानी पूछी जाए, राजधानी क्या थी, तो राजधानी इनकी उरेयूर, उरेयूर। उसके बाद उरेयूर के बाद बनती है तंजूर। पहली राजधानी पूछी जाए तो याद रखना उरेयूर है, तंजोर नहीं लगानी, एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट चोलों की भाषा पूछी जाती है, तो इनकी दो महत्वपूर्ण भाषा थी, पहली तमिल और दूसरी होती है संस्कृत। तमिल और संस्कृत भाषा थी चोल की। उसके बाद नेक्स्ट किस मत से संबंधित है, किसे मानते थे, मत तो बताना शैव मत से संबंधित है, शिव के उपासक थे चोल के। नेक्स्ट श्रीलंका पर अधिकार कर लेते हैं, जब नौसेना के लिए प्रसिद्ध है, तो संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार करने वाला वंश कहना चोल वंश। इंडोनेशिया को जीतने वाला वंश चोल वंश। मलेशिया जीतने वाला चोल वंश। सब चोलों की जानकारी है। आपने सुने होंगे राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय चोल वंश के प्रतापी राजा हुए हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट गोरी के बारे में पूछा गया है, और क्या पूछा है, मोहम्मद गोरी कहां का शासक था, बताइए। मोहम्मद गोरी के बारे में पूछा गया है, कहां का शासक था। इससे पहले गोरी के बारे में आपको याद रखना कि इसका वास्तविक नाम क्या था। हम पढ़ते हैं अपने इतिहास में मोहम्मद गोरी को गोरी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम था, ठीक है, शहाबुद्दीन, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया, शहाबुद्दीन इसका वास्तविक नाम था। इसका वंश भी पूछा जाता है, मोहम्मद गोरी किस वंश से था, तो बताना है ससगनी वंश से था। किस वंश से था, तो ससगनी वंश से इसका संबंध था। उसके बाद नेक्स्ट भारत किस दर्रे से आया था, तो भारत गोमल दर्रे से ये आया था। और किस देश का था, तो बताना ये एक अफगान था, अर्थात अफगानिस्तान से ये आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद गोरी को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना, इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बोला जाता है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे बोला जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना, मोहम्मद गोरी को बोला जाता है, सही है। एक शासक होते हैं जो होते हैं आपके सोलंकी वंश के, शासक का नाम है भीम द्वितीय, ठीक है। ये क्या करता है, मोहम्मद गोरी को पराजित करता है गुजरात में, जो उसका पहला आक्रमण होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ता है। उसके इतिहास का आपको पता है कि पहला युद्ध क्या होता है, हार जाता है, और दूसरे में जीत जाता है, सही है। और उसी के बाद भारत में क्या होता है, मुस्लिम सत्ता या मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होता है। तो भारत में किस युद्ध के बाद मुस्लिम साम्राज्य सत्ता स्थापित हुई थी, बताना तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन पूछा गया पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात हो रही है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन दे दिए गए हैं, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव या माधवराव प्रथम। ये आपके लिए है, आपको गिव अवे में इसका आंसर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, और इसमें आपको एक क्वेश्चन करते समय बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।